बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ये एक लंबी डिस्कशन है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, कोई 20 मिनट के करीब, क्योंकि 20 मिनट के बाद कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और ये उन सब लोगों के लिए है जो न्यू कमर हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मतलब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। और ये स्पेशली सलमान हैदर के लिए है, जिन्होंने बहुत ही गुस्से में कमेंट्स लिखे हैं। व्हाट वाज दैट, जस्ट ए शॉर्ट क्लिप, आई वाज वेटिंग फॉर इट फॉर टू लॉन्ग टू अंडरस्टैंड कंप्लीट टॉपिक एंड यू जस्ट डिसअपीयर्ड इन 2 minutes. That not the justification with the huge and important topic, very disappointed so and so. तो सॉरी, मैंने जो टॉपिक वहाँ पे किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट गोरख धंधा, तो वो कंटिन्यूशन थी पिछले 2-3 जो टॉपिक उसके ऊपर चल रहे थे। तो उसी सिलसिले में मैंने, जैसे वो डॉलर गायब है, इंपोर्ट कैसे करें, फिर वो डॉक्टर शाहिद मसूद के कुछ कमेंट्स थे, तो उसी सिलसिले में मैं कहना चाह रहा था कि ये बड़ा ही मतलब कभी हम एथिकली सोचते हैं तो लगता है कि सब फ्रॉड हो रहा है, ये सब गुनाह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कानूनी तौर पे देखते हैं तब भी समझ आती है कि ये तो इलीगल काम हो रहा है। फिर मार्केट को देखते हैं तो वहाँ पे लोग धड़ाधड़ बिजनेस किए जा रहे हैं, प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, लोगों की वेल्थ, दौलत, फैसिलिटी, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। और जो लोग बैठे हैं पीछे चुप करके या ईमानदारी लेके, या ईमानदारी तो नहीं, मतलब कुछ भी अपनी जस्टिफिकेशन लेके, देखें ईमानदार होना या ना होना ये अपनी, हर बंदे की अपनी एक जस्टिफिकेशन है। जब भी कोई बंदा गलत काम करना चाहता है तो वो पहले उसकी एक जस्टिफिकेशन निकालता है, उसको अपने दिल में रखता है कि ये मेरी जस्टिफिकेशन है, तो इसलिए मेरी तो मजबूरी है, और वो गलत काम कर लेता है। फिर जब वो उसी गलत काम को जो उसने किया है नहीं करना चाहता, तो वो फिर उसकी एक जस्टिफिकेशन निकालता है कि जी ये तो फलां मौलाना ने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, ये है, तो ये तो मैं नहीं करूँगा। तो अब उसी काम को वो नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है उसके हालात के ऊपर, उसकी एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस, उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरत वगैरह के ऊपर, कि वो कितना मजबूर है उसको करने के लिए और कितना वो फ्री है और उसकी विल है कि मैं ठीक है नहीं भी करता तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तो वो जितनी भी गुड डीड्स होते हैं वो लोग उस वक्त करते हैं वो जब सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उस वक्त को वो कहते हैं कि यार मैंने क्या करना है गलत काम करके, मुझे किस चीज़ की कमी है कि मैं इस गलत काम को करूं। तो उस वक्त वो फिर उसको नहीं करते। तो बेसिकली ये उनके अंदर कोई ईमान नहीं जागा होता कि वो बहुत ईमानदार हो चुके हैं तो इसलिए नहीं कर रहे। बेसिकली वो, उनको ज़रूरत नहीं होती, उनकी सब ज़रूरतें वाफर मकदार में पूरी हो रही होती हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है इस गलत काम को करने की। अदरवाइज़ किसी भी इंडस्ट्री को आप देख लें, लोग टैक्स चोरी करते हैं, लोग बिजली चोरी करते हैं, लोग एम्प्लॉइज़ को क्रश करते हैं, उनको मिनिमम सैलरी के ऊपर रखते हैं, खुद वो बेबहा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं एनुअली, लेकिन बोनस देते हुए रोते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई भी एम्प्लॉय जो किसी भी जगह पे काम करता है तो वो इस तरह की 500 चीज़ें निकाल के रख देगा कि ये देखें जी मेरा मालिक ये करता है और फिर भी ईमानदार है। तो इसलिए कहता हूँ कि ये बेईमानी, ईमानदारी जो है ना, ये हर बंदे का इंडिविजुअल मैटर है। आपने देखना है कि एक किस्सा और सुनाता हूँ क्योंकि टाइम है अभी। तो एक मैं कोरियन कंपनी में था, तो वहाँ पे एक GM अकाउंट एंड फाइनेंस आए कराची से साहब, और लाहौर में हेड ऑफिस था, तो कराची से शिफ्ट हुए और रेंट के ऊपर उन्होंने DHA में एक घर ले लिया और रहना शुरू कर दिया। अब वो जितना रेंट पे कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप किसी भी एक अच्छे इलाके में बैंक से लोन लेके कोई घर ख़रीद लें तो ऑलमोस्ट इतनी आपकी इंस्टॉलमेंट बननी है जितना आप रेंट पे कर रहे हैं।
तो उन्होंने मुझे एक लंबा लेक्चर दिया कि नहीं नहीं ये तो सूद हराम है और ऐसे है तो ये तो मैं मर जाऊं और मैं कभी ना करूं और ऐसे ऐसे ऐसे। तो अभी कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि उन्होंने एक घर ख़रीद लिया है बैंक लोन लेके। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अब मतलब उनका कैसे ज़हन चेंज हो गया। तो ये लोगों का मतलब जब वो नहीं करना चाहते तो वो उस तरह के लॉजिक ढूंढते हैं ना करने वाले कि नहीं ये ठीक नहीं है तो ये नहीं करना, और जब वो करना चाहते हैं तो वो फिर उस तरह के लॉजिक ढूंढते हैं कि नहीं यार इसमें क्या है, ये तो शरई तौर पे जायज़ है, ये तो बैंकों ने फतवे लिए हुए हैं, ये तो इंटरेस्ट है ही नहीं। और इंटरेस्ट जो इस्लाम में सूद होता है वो तो और चीज़ है। वो तो अगर आप देखें तो ये उस ज़माने में इस तनाज़र में सूद को मना किया गया था कि अगर किसी की ज़रूरत है, किसी मुसलमान को कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, मसलन उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, उसने अपना कोई और फ्रीज़ा ऐसा जो उसके ऊपर है और उसने उसको पूरा करना है, तो वो किसी के पास जाता है कि भाई मेरी ये ड्यूटी जो मेरा फ्रीज़ा है मैंने पूरा करना है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मेरी मदद करो मेरे मुसलमान भाइयों। और वो उससे कह के अच्छा मैं मदद तो करूंगा लेकिन इसके ऊपर कुछ रकम लूँगा, तो वो सूद है। यानी जब किसी को ज़रूरत हो और आप उससे कहें कि मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट दो तो वो सूद होता है। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लग्जरी के लिए या अपने कंफर्ट के लिए या बिजनेस के लिए या किसी भी ऐसे जनरल पर्पस के लिए कहीं से कुछ लोन लेते हैं, रकम लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, तो उसके ऊपर कुछ आप उसको प्रॉफिट देते हैं तो ये सूद नहीं कंसिडर होता है। मतलब ये अथेंटिक जो जिसकी बेस के ऊपर मौलवी फतवे देते हैं, ये वो चीज़ है कि अगर आप किसी की मजबूरी के टाइम उससे कहें कि भाई मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट दो तो वो सूद होता है। लेकिन अगर किसी को मजबूरी नहीं है, मैंने बिज़नेस के लिए मुझे किसी से दोस्त से चाहिए कोई 10-20 लाख करोड़ रुपया, और मैं उसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें इतना मंथली प्रॉफिट दूंगा, तो मेरी मजबूरी नहीं है, अगर वो देगा तो मैं उसे प्रॉफिट दे दूंगा। मतलब मैंने कोई उससे मदद इसलिए नहीं मांगी कि मेरे फलां बहुत जो मेरी बेटी की शादी है तो मेरी मदद करो, ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो बहर मकसद कहने का ये कि जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो रहा है वो इसी मतलब तनाज़र में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं मार्केट में जो लीगली भी इलीगल होती हैं, कानूनी तौर पे उनके ऊपर फाइन भी होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा अंडर इनवॉइसिंग करके आ जाता है और वो पकड़ा जाता है कस्टम में, तो कस्टम क्या करेगा, उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर देगा। तो वो कहेगा ठीक है भाई, अगर पकड़ा गया तो फाइन पे कर दूंगा, नहीं पकड़ा गया तो मेरे वाले नहीं आ रहे हैं। और अब ये बिज़नेस हो रहा है और लीगली इलीगल है लेकिन एथिकली भी मुनासिब नहीं है, लेकिन ये मार्केट की प्रैक्टिस है। तो ऐसे मार्केट की और भी बहुत सारी प्रैक्टिस है। अभी चलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ। इंपोर्ट में तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ हो सकता है, तो इसलिए इंपोर्ट को आप छोड़ दें। इंपोर्ट अभी तो नामुमकिन है पाकिस्तान में, सिर्फ उन लोगों की हो रही है जो जिनकी कुछ वाकफियत है, बैंक में एक बिज़नेस है, लेन देन है या कोई टर्म्स हैं या कुछ रिलेशनशिप है या कोई रिकमेंडेशन है किसी मिनिस्टर की, तो उनकी एलसी खुल जाती है, उनकी पेमेंट भी हो जाती है। या फिर छोटी छोटी पेमेंटें होती हैं, मतलब $1000, $2000, $5000 की जो स्मॉल अमाउंट एलसीज हैं, वो भी आसानी से बैंक को रिक्वेस्ट करो तो वो कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर देता कि अच्छा यार ठीक है, आप छोटी सी अमाउंट है, कुछ अरेंज कर देते हैं आपको डॉलर्स का। तो इसलिए और बाकी की सारी वो ट्रांजिट ट्रेड है जो कराची से अफगानिस्तान जाती है और अफगानिस्तान से पेशावर आ जाती है, और पेशावर से आप जो मर्ज़ी मंगवा लें, आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं वो बड़ी आसानी से आपको ये आपके घर बैठे ही वो चीज़ें जो है वो डोर डिलीवरी करवा देते हैं और जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, अब चलते हैं एक्सपोर्ट की तरफ। एक्सपोर्ट में दो पोर्शन होते हैं। नंबर 1 कि आप बिज़नेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट का या आप जॉब कर रहे हैं।
मतलब मुझे नहीं पता ये सुलेमान साहब जिन्होंने डिटेल इंफॉर्मेशन जिनको चाहिए थे ये जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को ही देख लेते हैं। प्रोसेस दोनों का ये है कि यार आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो कि एक्सपोर्ट और इंतहाई आसान काम है। मैंने कभी कोई प्रोक्योरमेंट हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, मैंने कभी नहीं कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है ना करें, क्योंकि वो तो फिर मकसद ही फौत हो जाता है। जब भी कोई बंदा किसी को गाइड करता है, ट्रेनिंग देता है या कुछ एडवाइस करता है, मशवरा देता है, तो वो मशवरा इसलिए होता है कि भाई जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है बेसिकली वो मुश्किल नहीं है। जब आप उसको समझ जाओगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी, या जब आप उसको अपने हाथ से कर लोगे तो भी वो आसान हो जाएगी। तो हर वो चीज़ जिससे आपको डर लगता है उसको खुद करना चाहिए। जब मैं अपनी जॉब में था तो मैं मतलब अगर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सीट पे भी होता था तो फिर भी हर वो काम जो मेरे पास फर्स्ट टाइम आता था वो मैं खुद देखता था। लेकिन अगर वो मुझे ऑलरेडी मैं जानता था तो फिर मैं उसको डिप्यूट कर देता था किसी को कि भी नीचे किसी भी बंदे को दे देता था। लेकिन हर नए काम को खुद करता था ताकि मेरा नॉलेज बढ़े, मुझे भी समझ आए कि ये किस तरह से करना है। तो ऐसे जब भी आप किसी काम से डरें तो फिर उसको ज़रूर करें ताकि आपका डर ख़त्म हो और आप उसमें आगे गो थ्रू हो जाए। और हर बंदा जो जैसे मैं बैठा बोले जा रहा हूँ तो इसीलिए कि जब मैं पहले दिन अपनी जॉब पे गया था तो मुझे बिल्कुल कुछ अलग का भी नहीं पता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, लेकिन अभी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो इसीलिए कि मैंने उसको किया है, मैंने उस डर को ख़त्म किया कि नहीं मैंने सीखना है, मुझे समझना है। मैं पूछता था लोगों से, अपने सीनियर से पूछता था, अकाउंट फाइनेंस वालों से पूछता था, हालांकि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से तल्लक नहीं होता था, लेकिन वो एंट्री जो उनके मतलब होती थी उनसे पूछता था, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते थे उनसे पूछता था, मार्केटिंग वालों से पूछता था, बैंक वालों से पूछता था जाके। तो ऐसे आप जितने भी लोग आपको मिलते हैं आप सबसे गाइडेंस लें, पूछते रहें, मुझसे भी पूछते रहें, और भी लोग जो हैं उनसे भी पूछें। बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, उनमें से कुछ क्लियरिंग एजेंट है, कुछ बैंकर हैं, कुछ फ्रेट फॉरवर्डर हैं, कुछ डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो जो जिसके मतलब इंफॉर्मेशन है उसको बताएं, क्वेश्चन सेंड करें, पूछते रहें। अच्छा, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं पहले कि एक्सपोर्ट में दो किस्म के काम होते हैं, एक मार्केटिंग का होता है, दूसरा मतलब सेल करने के बाद का जो प्रोसेस है वो होता है। मतलब एक सेल से पहले का प्रोसेस है कि सेल करनी है कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपने, और एक सेल के बाद का प्रोसेस होता है। और जो छोटी जगह होती हैं वहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट में ये सारा कुछ पॉसिबल हो सकता है। और जो आपने सेल करना है, अगर आप मतलब बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो फिर आपने देखना है कि आपने क्या सेल करना है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या सेल करना है। प्रोडक्ट की सिलेक्शन आपने खुद करनी है, और प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बेस करना पड़ता है। मतलब आप एक आइटम को पकड़ें और उसकी प्राइस को देखें, फिर जिस जगह पे आपने एक्सपोर्ट करनी है वहाँ पे उसकी प्राइस को देखें, उसके ऊपर एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो खर्चा आता है वो उसमें डालें, तो फिर देखें प्रॉफिट क्या है। अगर तो प्रॉफिट मतलब आप समझ लें काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट है तो फिर आप कूद पड़े उस प्रोडक्ट को लेके एक्सपोर्ट के अंदर। और अगर आप समझें कि नहीं ये तो पूरा ही होता है तो फिर उसको छोड़ दें, फिर एक और प्रोडक्ट पकड़ें। अब ये प्रोडक्ट को कैसे पकड़ना है ये भी एक सोचने का काम है कि आप हर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सोर्सिंग कैसी है, आपकी सोर्सिंग में कौन सी प्रोडक्ट आती हैं। हो सकता है कि आप किसी लेदर की आइटम के अंदर आपको वो आपकी रीच हो, आपके सोर्सेज हो, आपकी कोई जान पहचान हो और आपको वो एक कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर मिल जाए।
हो सकता है आपको सर्जिकल आइटम कुछ बेहतर प्राइस पे कहीं से मिल जाए, आपको कुछ टेक्सटाइल आइटम मिल जाए या कुछ भी ऐसा। तो जो भी आप समझें कि आपको कुछ कम प्राइस के ऊपर मिल सकता है या मुनासिब प्राइस के ऊपर मिल सकता है, तो उस आइटम को पकड़ें। अगर आप और ये भी देखें कि क्या ये हो सकता है कि मैं कुछ सेमी फिनिश प्रोडक्ट लूँ और उसके ऊपर फिर कुछ खुद मेहनत करूँ या कुछ उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस खुद करूँ और उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के आगे एक्सपोर्ट कर दूँ। जब आप इस तरह से देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। कि फॉर एग्जांपल आप बेडशीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप फिनिश बेडशीट लेने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप खुला कपड़ा ले लें, ज़्यादा मतलब 10, 20, 50 हज़ार मीटर जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और उसको खुद स्टिच करवा लें या खुद स्टिचिंग कर लें बैठ के, या कोई बंदा रख के खुद अपने इन हाउस उसको स्टिचिंग करवाएं, फिर उसकी पैकिंग करवाएं, तो अब आपकी कॉस्ट काफ़ी सारी कम हो जाएगी। यानी वो जो फिनिश बेडशीट, एक कंप्लीट स्टिच बेडशीट बाज़ार से ख़रीदना और कपड़ा लेके फिर स्टिच करवाना, उसमें आपको काफ़ी सारा मार्जिन मिल जाता है। तो इस तरह से और भी चीज़ें आप सोच सकते हैं कि सेमी फिनिश प्रोडक्ट को लेके उसको फिनिश किया जाए और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। इसमें आप कुछ वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, आप अपनी कुछ बेहतर कुछ इनोवेशन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, या पैकिंग के अंदर आप कुछ बेहतर दे सकते हैं, इनोवेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई तो उसके बाद उसकी सेल के लिए लोगों से कांटेक्ट करें। सेल भी बहुत आसान तरीका है कि आप जितने भी बड़े हाइपर मॉल हैं, बड़ी सुपर मार्केट्स हैं दूसरे मुल्कों में, अभी तो ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बड़ा मार्जिन है। आप इन की जो सुपर मार्केट्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी उनके हैं अवेलेबल, तो आप गल्फ कंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ अर्सा वाइट बेडशीट की एक्सपोर्ट की थी, कतर में कुछ हॉस्पिटल थे तो उनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो मैं वाइट, वो स्टैंडर्ड क्लॉथ होता है, उन्होंने मुझे एक सैंपल दिया था कि जी हमें इस स्पेसिफिकेशन का जो है ना कपड़ा चाहिए और ये फिनिश जो एक बेडशीट है ये आप इसकी स्टिचिंग देख लें। तो वो जो फिनिश बेडशीट उन्होंने मुझे भिजवाई, वो मैंने यहाँ एक टेक्सटाइल लैब को दी, तो वो उसको कपड़े को फिर वो टेस्टिंग में डालते हैं और वो बता देते हैं कि इसकी वो जो ताना बाना होता है उसको क्या कहते हैं, वाप, और शायद कुछ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो वो जो धागे इस तरह से चले होते हैं ऊपर नीचे, तो वो लैब बता देती है कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें कितने धागे इस तरह से है, कितने इस तरह से है। तो उसको उसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है कि जी ये इस स्पेसिफिकेशन का क्लॉथ है, मतलब ये 50-60 का क्लॉथ है, ये 80-90 का है, या कुछ ऐसे कि कितने धागे किस साइज के चलते हैं। तो वो लैब रिपोर्ट के बाद मैंने वो एक जो लूमो वाला बंदे फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे उनको कहा कि भी इस स्पेसिफिकेशन का मुझे कुछ आप थोड़ा सैंपल निकाल लें, कुछ 10, 20, 50 जितना भी मिनिमम आप निकाल सकते हैं, तो मैं उसको फिर सैंपल अप्रूव कराऊंगा तो आपसे बात करूंगा। उन्होंने मुझसे कुछ चार्ज किया और वो सैंपल निकाल दिया, तो वो एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन मैच हो गई जो उन्होंने भिजवाई थी और वो अप्रूव भी हो गई। फिर उसकी इसी तरह से लूमो से उसको मैंने यान मार्केट से ख़रीदा, और मेरा चूँकि फैमिली बैकग्राउंड था टेक्सटाइल से, तो यानी मेरे फादर का बिज़नेस भी था, फिर मेरी अपनी जॉब थी टेक्सटाइल में, तो मेरा काफ़ी नॉलेज था इस सिलसिले में। अब ये भी बात देखें कि आपका जिस भी प्रोडक्ट के साथ नॉलेज है या जिस प्रोडक्ट में आपकी फैमिली इन्वॉल्व है या कोई ऐसा फैमिली बिजनेस है या जो भी आप मतलब अपने नॉलेज को जिस प्रोडक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, तो अगर आप उसको लेके चलेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो मेरा चूँकि फैमिली बिजनेस था, वाले साहब ने भी सपोर्ट की वो लुमो वालों को मिलने और
डील करने में, फिर और प्रोसेस करने में, फिर मेरा अपना जो नॉलेज था कि किस तरह से लैब टेस्ट करवाने हैं। तो कंटिन्यू करते हैं पिछली वीडियो को ही। तो मेरा जो सैंपल था वो फैब्रिक का, वो कतर के उस हॉस्पिटल ने अप्रूव कर दिया। उन्होंने मुझे ऑर्डर देने शुरू कर दिए कि जी हमें सीजनल इतनी इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने वो यहाँ से पहले उनको फैब्रिक का सैंपल अप्रूव कराया, फिर उनकी स्टिचिंग करवा के कुछ और बेडशीटें भिजवाई कि स्टिचिंग की क्वालिटी देख लें और सारा, फिर उन्होंने उसको भी अप्रूव किया। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर वो एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई और वो कुछ साल चलता रहा काम। तो उसके बाद वो बंद हो गया। और काम के बंद होने का ये होता है कि आप जब भी आपका कोई एक काम चल रहा होता है तो आप किसी और काम के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। मतलब जो काम चल रहा होता है वो तो फिर ऑटोमेटिक चलता है ना, उसमें आपको कुछ ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। काम जब भी कोई स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग में आपको अपनी पर्सनल टेंशन की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। एक फ़ोन कॉल के ऊपर ही आपका प्रोसेस जहाँ पे मतलब जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, आपको वहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन पे उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। पैकिंग हो रही है तो वहाँ से कर सकते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर है, क्लियरिंग एजेंट है, ये सब चीज़ें आप अपना आराम से बैठ के फिर मैनेज कर लेते हैं। और इसी के साथ आप कुछ या तो उसी प्रोडक्ट के नए कस्टमर ढूंढते रहें या फिर और किसी पैरेलल किसी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते रहें। तो होता यह है कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कस्टमर ऐड करने के वाले फार्मूले पे काम करते हो तो कोई भी एक कस्टमर निकल जाता है, एक नया ऐड हो जाता है, फिर कोई और निकल जाता है, फिर एक दो और ऐड हो जाते हैं। तो ये बिज़नेस का हिस्सा है, कभी भी कोई कस्टमर हमेशा साथ नहीं चलता। तो एक प्रोडक्ट के ऊपर नए नए सप्लायर बायर ढूंढेंगे तो वो कुछ ना कुछ भागते रहेंगे, फिर नए ऐड होते रहेंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि एक प्रोडक्ट के साथ आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो आप किसी और प्रोडक्ट के ऊपर या किसी और लाइन के ऊपर या कोई किसी और सेक्टर के साथ काम करने के लिए भी सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये तो मेरा चल ही रहा था, क्यों ना मैं इसको भी ऐड करूं। जैसे मेरे ये अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट चल रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ इंपोर्ट करके तो लोकल इंडस्ट्री को सप्लाई शुरू करूं, क्योंकि एक्सपोर्ट में थोड़ा रिस्क होता है कि आप पहले आप सारी कॉस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भिजवाते हैं, फिर आप पेमेंट के इंतज़ार में बैठते हैं। जबकि इंपोर्ट में बड़ा आसान तरीका है कि आपने जो भी ऑर्डर किया है, जब वो आपने पेमेंट करनी है तो चीज़ें भी आलमोस्ट उसी एक आध वीक में आपको मिल जाती हैं। तो जब आप पे करते हैं तो उस वीक आप रिसीव भी कर लेते हैं, चीज़ें आपके स्टोर में अवेलेबल होती हैं और आप सेल के लिए रेडी होते हैं। और लोकल मार्केट से भी आप बड़ी आसानी से एक बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप अपनी मतलब उसी तरह के टैक्स के जी आइटम की सिलेक्शन करने में कुछ टाइम अपना लगाएं, फिर उसकी मार्केट में उसको कहाँ से कितने बायर मिल सकते हैं, कितना प्रॉफिट पे आप बेच सकते हैं, इस तरह की वर्किंग अगर आप पहले कर लें। जैसे मैंने जब इंपोर्ट शुरू की थी स्टार्ट में, तो मैंने ऐसे ही मतलब मैंने यूज़ क्लॉथ में कुछ इंपोर्ट किया तो बहुत सारी आइटम होती थी उसमें। शूज़ होते थे, सिंपल कपड़े के आइटम होते थे, जर्सी के आइटम होते थे, कोट होते थे, लेडीज़ स्टफ अलहदा होता था, जेंट्स अलहदा होता था, मतलब लातदार आर्टिकल्स होते थे कि जी आपने इनमें से किस चीज़ के करने हैं। तो लोगों से भी पूछा और अपनी अकल भी इस्तेमाल की, तो उसमें जो दूसरों से मशवरा किया और उस मशवरे के ऊपर जो डिसीजन लिया वो फिट बैठा, और वो ये था कि कुछ भी और इंपोर्ट नहीं करना यूज़ क्लॉथ में, जो जर्सी आती है उधेड़ने वाली वो करनी है। तो अब लोग बहुत कुछ कहते हैं कि जी आप फ़लाँ चीज़ कर लें, फ़लाँ चीज़ कर लें, तो वो सब की आप सुन के जब उसको लिस्ट डाउन करते हैं कि अच्छा इसने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, तो अब मेरी अकल क्या कहती, क्या करूं, क्या हो सकता है।
तो मेरी अक्ल ने कहा कि जो बेस्ट प्रॉफिट दे सकती है वो देड़ने वाली जो जर्सी होती है, वो ये ख़वातीन घरों में देड़ के उसके खेस, कंबल और इस तरह की चीज़ें खुद बना लेती हैं हाथ से या किसी खड्डी से बनवा लेती हैं। तो ये अब मेरा डिसीजन था कि मैंने इतनी आइटम में से इस आइटम को करना है। तो ऐसे ही आप अभी हर किसी से मशवरा करें, सुने, देखें, और उसके बाद अगर आप समझें कि नहीं जी मेरी अकल तो इस पे फिट बैठती है, मैं इसको करूँगा, तो बिल्कुल कर लें। क्योंकि आप के ज़हन में जो चीज़ क्लिक कर रही है वो नेचर की तरफ से हो रही है, वो अल्लाह की तरफ से हो रही है, वो किसी भी मतलब वो आपके आगे आपको मिलने वाली है या आपकी अचीवमेंट में ऐड होने वाली है, इसलिए वो आपके ज़हन में क्लिक कर रही है। जब भी आपके ज़हन में कोई चीज़ क्लिक करे तो समझें कि ये आपको मिलनी है, तो उसको ना फिर छोड़ें। अगर आप डाउट में हो तो फिर छोड़ दें, क्योंकि फिर तो आपको समझ नहीं आ रही ना। लेकिन जो चीज़ आपको समझ आती है वो किसी और तरफ से हो रही है, क्योंकि कोई आपको समझाना चाह रहा है कि भाई इस चीज़ को समझो, ये तुम्हें आगे प्रॉफिट दे सकती है या तुम्हें आगे तरक्की। जिन लोगों को भी तरक्की का रास्ता मिलता है, प्रोग्रेस का रास्ता मिलता है, कामयाबी का रास्ता मिलता है, वो उनके जहन में कहीं ना कहीं किसी जगह क्लिक होता है कुछ, और वो उस तरफ चल निकलते हैं। तो इट मीन्स कि जब भी आप किसी भी काम पे फोकस कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसका वेयर अबाउट ऐसे आले दो आले क्या होता है, आले दो, सॉरी ये वर्ड मेरी मदर लैंग्वेज है तो इसलिए बोला गया। तो मतलब आप जब भी वेयर अबाउट किसी चीज़ का चेक करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि कुछ चीज़ें आपको क्लिक करती हैं, कुछ नहीं करती। तो क्लिक होने वाली चीज़ों के पीछे चल पड़े। अच्छा, अब मैं भूल गया हूँ कि कहाँ पर था। तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट कर लें, और अगर एक्सपोर्ट करनी है तो इसी फिनोमेना की बेस पे एक्सपोर्ट के लिए कुछ सिलेक्ट कर लें, और ऑर्डर लें, कोई नियरेस्ट कंट्री से लें, जैसे गल्फ कंट्री है। अगर आपको बाद में बायर से मिलने के लिए जाना भी पड़े तो इजी हो, आपको वीज़ा आसानी से मिल जाए, पर्सनल विज़िट कर सकते हैं, कोई और लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए मीटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें। अब ये तो हो गया एक्सपोर्ट के रिलेटेड या इंपोर्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया, कि आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसका अगला प्रोसेस रह जाता है। तो अब जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तो ये सारे का सारा सिंगल विंडो बेस ऑपरेशन है, यानी वन विंडो ऑपरेशन है। अब तो बहुत ही आसान हो चुका है, मतलब इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते। हमारे ज़माने में तो इतनी प्रॉब्लम्स होती थी और इतना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डीलिंग होती थी और भाग दौड़ लगी रहती थी। तो अब तो वो सब ख़त्म हो चुका है ना। मतलब ऑनलाइन सिस्टम ने लोगों की ज़िंदगी को इतना आसान कर दिया कि अब ना आपने बिल जमा कराने के लिए कहीं जाना है, ना आपने पेमेंट करने के लिए कहीं जाना है, ना आपने चेक कैश का। मतलब जिस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करने में इंतहाई आसानी है कि आप आराम से अपनी सीट के ऊपर बैठें और मोबाइल से ही आप क्लिक करके सारे काम कर लें। सिमिलरली आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसी तरह से काम करती है कि आप आराम से अपनी जगह पे बैठे PSW की वेबसाइट खोलें, पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है, तो आपके मोबाइल पे वेबसाइट खुल जाएगी, लैपटॉप पे खुल जाएगी, और उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन ऐड करें कि जी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम पूछता है वो उसमें ऐड करते जाएं। और अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ठीक है, उसको वहाँ पे होल्ड कर दें और उस इन्फॉर्मेशन को पहले अरेंज कर लें। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए PSW को खोलते हैं और वो पहले ही पूछता है कि जी आप अपना NTN नंबर दें, और आपके पास NTN ही नहीं है
तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जाएं और NTN बनवा लें। आसान सा तरीका है, 1500 रुपया लेते हैं कोई भी ये इनकम टैक्स कंसल्टेंट, सेल टैक्स कंसल्टेंट, कोई लॉयर, ये सब NTN ले देते हैं और आप ख़ुद भी इसको FBR की वेबसाइट के ऊपर जाके तो ले सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही फिर आपको NTN मिल गया, अब फिर उसको एंटर करें, फिर आगे चलें, वो कहेगा सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप कहेंगे मेरे पास तो ये भी नहीं है, तो ठीक है उसको होल्ड करें, आप सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा लें, बैंक अकाउंट खुलवा लें, जो भी वो आगे चलता जाएगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट की, PSW की, वो चीज़ें ऐड करते जाए। जब कंप्लीट हो जाए प्रोसेस तो एंटर करके तो उसको अपनी रजिस्ट्रेशन ऑन कर लें। अब आगे का क्या प्रोसेस है कि जी मतलब जो सिस्टम में है, जो PSW में है, वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आपने कुछ भी उससे हट के नहीं करना। तो और सिस्टम आपको साथ के साथ सब चीज़ें बताता रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर आप रजिस्टर्ड हो गए, तो अब आपको एक बायर भी आपने ढूंढ लिया, वो तो हमने पहले ही ढूंढ लिया था कि जी हमने कुछ बेडशीट एक्सपोर्ट करनी है किसी दुबई के किसी हॉस्पिटल को या कुछ ऐसे फ़र्ज़ कर लें। तो अब वो हमने हॉस्पिटल ढूंढ लिया हुआ है, उससे अप्रूवल ले लिया, सैंपल चेक करवा दिया है, अब उसने फ़र्ज़ कर लें ऑर्डर भी दे दिया आपको। तो ऑर्डर आपने प्रोसेस पे लगा दिया कि अगर आपने कोई ख़ुद फैब्रिक परचेज़ करके तो स्टिचिंग करवानी है वो करवा लें, रेडीमेड खरीदनी है वो, जो भी प्रोसेस करना है आप एक साइड पे उसको प्रोसेस में डाल दें प्रोडक्ट को, कि वो आपकी प्रोडक्ट प्रोसेस में चल रही है, पैकिंग शेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और इस दौरान आपने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया। और एक्सपोर्ट कैसे करनी है ये भी आपका पहले ही डिसाइड हो जाएगा बायर के साथ, जब वो ऑर्डर आपको देगा कि जी हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए और ये क्वांटिटी आप बाई सी भिजवा दें, बाई एयर भिजवा दें, जो भी टर्म्स ऑफ डिस्पैच वो करता है। तो उस टर्म्स ऑफ डिस्पैच को कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढे मार्केट से अच्छा सा, उसके साथ डिस्कस करें कि जी इस तरह से मेरा दुबई में एक बायर है और उसको मैंने इतनी क्वांटिटी इस आइटम की भिजवानी है, तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या प्रोसेस होगा, आप मुझे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, मेरी फर्स्ट कंसाइनमेंट है। तो वो आपको सब कुछ बताएगा, चाय भी पिलाएगा बैठा के, और बिल्कुल हर चीज़ आपको समझाएगा कि जी ठीक है आप फिक्र ना करें, इसमें ये प्रोसेस होता है, आप इतनी हमें पे कर देंगे और बाकी काम हम इंशाल्लाह संभाल लेंगे। तो जो लोग भी चार्ज कर रहे होते हैं उनका मकसद यही होता है कि वो आपको फुली सर्व करें, और उनका दूसरा मकसद ये भी होता है कि हम इनको इतना सेटिस्फाइड करें कि ये अगली कंसाइनमेंट के लिए फिर हमारे पास आएँ। मतलब जो भी लोग चार्ज करते हैं वो उस एक ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज नहीं कर रहे होते, उनकी कोशिश, हर बंदे की जो चार्ज कर रहा होता है उसकी कोशिश होती है कि ये मेरे पास रिपीट ऑर्डर में आए, ये मुझे दोबारा भी इसको जब ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ही आए, बल्कि और भी किसी को ज़रूरत हो तो मुझे रिकमेंड करे। तो जब इस तरह का मार्केट में हो, लोगों की विलिंग हो कि बिजनेसमैन एक तो अपना बिजनेस रिपीट चाह रहा होता है, दूसरा वो चाहता है कि दूसरों को भी मेरे पास ये रिकमेंड करे, तो कैसे वो कोई फ्रॉड कर सकता है, कैसे वो आपको कुछ लॉस में भिजवा सकता है। तो उसकी कोशिश मैक्सिमम आपको प्रॉफिट देने में हो। या आप मार्केट में किसी बंदे के पास चले जाएं कोई चीज़ बनवाने के लिए, ख़रीदने के लिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ लेबल बनवाने हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो मैं गया, मैंने कहा सर मुझे बस 100 लेबल चाहिए, मेरी छोटी सी कंसाइनमेंट है, तो आप प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करें, मुझे मुनासिब रेट दें, तो हो सकता है कि मेरा ऑर्डर बढ़ जाए, तो मैं जो है वो नेक्स्ट जब मुझे 10,000 की ज़रूरत पड़े तो मैं इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा। तो उसने कहा जी आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको वही ऑर्डर दूंगा जो 10,000 वाला होता है, और आप इंशाल्लाह मेरे पास आएंगे तो आप ट्रस्ट रखें, हम आपसे लोएस्ट चार्ज करेंगे और आपको कस्टमर बनाएंगे, ताकि आप जब भी आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़े उस वक्त भी आएँ, और इतनी ज़रूरत पड़े इतने पे भी आएँ। तो जब लोगों का इस तरह का होता है
एटीट्यूड बिजनेस अचीव करने के लिए, बेशक लोकल मार्केट हो इंटरनेशनल मार्केट हो, तो आप ये ना समझें कि कोई फ्रॉड हो जाएगा। फ्रॉड किसी जगह पे कुछ नहीं होता, वो बहुत रेयर होता है, वंस इन ए ब्लू मून। तो वो जो एक है वो लोगों के जहन में वही जम जाता है, वो कहते हैं जी फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया। ऐसे नहीं होता। मार्केट में हर किस्म का बिजनेस हो रहा है, लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं, सुबह शाम लोग सड़कों पे देखें जो भागे फिर रहे हैं, ये किस लिए फिर रहे हैं? ये काम के लिए फिर रहे हैं। हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, और वो क्या कर रहा है ये जब आप उसको रोक के पूछेंगे तो हो सकता है उनमें बहुत सारे इंपोर्टर हों, एक्सपोर्टर हों, लोकल ट्रेडर हों, दुकानदार हों, ऑफिस में जॉब करने वाले हों। और ऑफिस में जॉब करना भी बिजनेस करना ही होता है। आप किसी दुकान में या ऑफिस में या किसी के लिए काम कर रहे हैं तो बेसिकली आप बिजनेस ही कर रहे हैं ना, किसी का कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे लेकिन किसी का तो कर रहे हैं ना। तो बेसिकली आप बिजनेस ही कर रहे होते हैं, जॉब भी बिजनेस ही होता है। तो हर बंदा बिजनेस कर रहा है, हर बंदे के एक्सपीरियंस में डेली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और वो या अपने लिए कर रहा होता है या अपने ऑनर के लिए कर रहा होता है। तो ऐसे आप फ्रेट फॉरवर्डर को मिलें, उससे वो सारा आपको गाइड कर देगा कि कैसे आपने जो पैकिंग करनी है, सही वर्दी पैकिंग, यानी कि वो ऐसी पैकिंग जो टीयर ना हो, लूज ना हो या डैमेज ना हो, तो वो सारा कुछ समझाएगा। उस हिसाब से पैकिंग कर दें, पैकिंग करके उसके हैंड ओवर कर दें। सम टाइम फ्रेट फॉरवर्डर ही क्लियरिंग एजेंट होते हैं, और मोस्टली ऐसे ही होते हैं, मतलब वो दोनों काम ही करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डिंग भी कर रहे होते हैं, कस्टम क्लियरेंस भी कर रहे होते हैं। वो आपकी कंसाइनमेंट पिक करेगा आपके वेयर हाउस से या जिस जगह भी आपने रखी हुई है, और जिस जगह पोर्ट है, सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ड्राई पोर्ट है, तो जो भी जगह जहाँ पे जानी है वहाँ तक वो उसको डिलीवर करेगा, कस्टम क्लियरेंस करवाएगा और बीएल लेके आपको दे देगा। अगर आप कहेंगे कि जी मुझे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में भी मदद दें, आप ही कुछ गाइड करें, तो वो भी वो फ्रेट फॉरवर्डर कर देते हैं। वो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सारा कुछ प्रिपेयर कर देगा। जो चीज़ें आपने कहीं और से लेनी, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेना है तो वो आपसे कहेगा कि अच्छा ठीक है, आप अपना ये इस तरह का एक लेटर पैड पे स्पेसिमेन रिक्वेस्ट लिखें और जाएं चैम्बर में, और आपको ये मिल जाएगा एक आध दिन में। तो वो आपको भिजवा देगा, आप वो ले आएँ। बाकी और जो चीज़ें हैं ये सब ऑनलाइन होता है, PSW के सिस्टम में चीज़ें साथ के साथ एंटर होती रहती हैं। और उसके बाद जो ओरिजिनल शिपिंग डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे BL या एयरवे बिल होगा, उसके साथ इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये लग के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या और कोई इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, या कोई फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ है, कोई अजनास है, कोई फ्रूट वेजिटेबल है, या कोई ऐसी पेरिशेबल आइटम है, तो वहाँ पे फॉर्मिगेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या कोई डिसइंफेक्टेंट स्पेशली रिक्वायर्ड हो सकता है कि जी ये आप यूज़ करें, उसको फिर सर्टिफिकेट हमें लेकर दें किसी लोकल एजेंसी से कि आपने ये प्रोसेस कर लिया, या कोई लैब टेस्ट करवा दें कि ये कंटेमिनेशन फ्री है प्रोडक्ट। ये फिर वो स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं, हर कंसाइनमेंट में ऐसे नहीं होता। और ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो भी फ्रेट फॉरवर्डर आपको गाइड करेगा और सारा कुछ आपके साथ मिलकर करवा देगा, या आपको बता देगा कि इस तरह से कर लें, तो आप वो करके तो उसको दें और डॉक्यूमेंट्स बना के तो अपने बैंक को प्रेजेंट करें कि जी ये मेरी एक्सपोर्ट हो चुकी है कंसाइनमेंट, ये उसके शिपिंग डॉक्यूमेंट है, LC लगी हुई है, तो आप इसको मेरी पेमेंट मंगवा दें। तो यहाँ पे बैंक भी आपको उसी तरह से फुली गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि जी क्योंकि वो भी चार्ज कर रहा है आपको, और चार्ज करने के अलावा उसको ये होता है कि उसका फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, उसको डॉलर मिलने हैं उसके अगेंस्ट आपने जो एक्सपोर्ट किया, तो वो आपको तो और दो चाय पिलाएगा बैठा के, इज़्ज़त भी करेगा और रिस्पेक्ट देगा कि आप एक्सपोर्टर हैं। और वो भी उसकी भी कोशिश होगी कि सर आप और एक्सपोर्ट करें, आप को जो भी गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, हमें बताएं, हम आपको करेंगे, क्योंकि उसको फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। जितने भी डॉलर बाहर से आते हैं वो बैंक के पास आते हैं,
और बैंक उनके बदले में रुपीज़ आपको देगा और वो डॉलर खुद रख लेगा। और वो डॉलर बैंक की वर्थ होती है, बैंक की क्रेडिबिलिटी होती है कि बैंक के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है। तो इसलिए बैंक भी आपको फुली फैसिलिटेट करेगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि जी बैंक में क्या होगा कैसे। हाँ, तो ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की। 20 मिनट बाद कैमरा बंद हो जाता है। तो हम थे कि बैंक भी आपको फुली फैसिलिटेट करेगा। बैंक वाले कभी भी कस्टमर को मतलब बैंक वाले तो होते ही बड़े जेंटलमैन हैं, नाइस बिहेव और जेंटलमैन लोग। तो यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो प्रॉपर स्क्रूटनाइज होगी, चेक होगी। अगर वो एलसी के हिसाब से है तो वो डॉक्यूमेंट्स भिजवा देंगे पेमेंट के लिए। अगर वो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो आपको बताएंगे कि सर ये यहाँ पे आपने ये गलती की है, या यहाँ पे ये पेपर नहीं आपने लगाया, या साइन नहीं है, स्टैंप नहीं है, या पेमेंट रुक सकती है, तो आप इसको ज़रा करेक्ट कर लें तो हम कल भिजवा देंगे। तो ऐसे मतलब वो सब कुछ आपको बता के गाइड करके तो आपके नीट एंड क्लीन डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो एलसी के मुताबिक होते हैं, वो फिर भिजवाएंगे ताकि पेमेंट ना रुके। और इसमें बताया कि बैंक का फ़ायदा, इसलिए बैंक आपको फुली कोऑपरेट करेगा कि पेमेंट हर हाल में आ जाए, पेमेंट स्टॉप ना हो, किसी वजह से डिस्क्रिपेंसी को यहीं पे रिमूव कर दिया जाए। और उसमें बैंक में 3 लोग, मेरे टाइम में तो ऐसे ही होता था कि एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में एक बंदा जो डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करता था, देखता था एलसी के हिसाब से, वो होता था। फिर उसके बाद एक बंदा चेक बाय करता था कि इसने जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज किए हैं क्या वो ठीक है, इसने कुछ चीज़ छोड़ तो नहीं दी। फिर दूसरा बंदा करता था और चेक बाय पे साइन करता था। फिर उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको साइन करता था, वो भी एक नज़र देख लेता था कि भाई इन दोनों ने किसी चीज़ को छोड़ा तो नहीं है। तो वो भी फिर फाइनली साइन करता था। तो जब 2-3 लोग चेक कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स को तो उसमें कोई पेमेंट स्टॉप होने का मसला नहीं होता। बैंक अपने एंड पे पूरी तसल्ली करके डॉक्यूमेंट भेजता है और फिर पेमेंट हो जाती है। और जब आपको पेमेंट हो जाए तो बस आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप पूरा 1 साल तक एक्सपोर्ट करें, डिफरेंट कस्टमर ढूंढे, उनको उसी को करें और लोगों को करें। तो एक्सपोर्ट करते हैं, जितनी भी 1 साल में एक्सपोर्ट होती है उसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर आपको कुछ रीफाइनेंस की फैसिलिटी देता है कि जी आप इतना लोन, आपकी जितनी परफॉर्मेंस है उसकी बेस के ऊपर कि आप इतने लोन जो इंटरेस्ट फ्री आप ले सकते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक से। बेसिकली वो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है लेकिन उसको इंटरेस्ट फ्री ही कहा जाता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 2%, 3%, 5%। आजकल पता नहीं कितने परसेंट है। ये स्टेट बैंक का या किसी कमर्शियल बैंक से पूछना पड़ेगा, लेकिन ये आपको ऑप्शन मिलेगी आफ्टर 1 ईयर कि जितनी भी 1 साल में आपने एक्सपोर्ट की होगी उसकी बेस के ऊपर। और ये फैसिलिटी इसलिए होती है कि आप और एक्सपोर्ट कर सके, यानी आपके पास कैश फ्लो अवेलेबल हो, आपके पास इतने पैसे हों कि आप दौड़े जाएं और खुशी खुशी नए बायर ढूंढें कि भाई मेरे पास इतना पैसा पड़ा है तो मैंने और बायर ढूंढने हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप पैसों की फिक्र ना करें, पैसे हम आपको देंगे, आप बायर ढूंढें और एक्सपोर्ट करें। तो इस तरह से ये एक एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस है जिसमें सेल्स, मार्केटिंग से लेके फिर डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर उसकी मतलब शिपमेंट की प्रिपरेशन है, फिर उस शिपमेंट को शिप करना है थ्रू क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग एजेंट, कस्टम क्लियरेंस, फिर बैंकिंग आ गई। और ये 2-3 लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ, फ्रेट फॉरवर्डर, कस्टम क्लियरिंग एजेंट और बैंक, ये सारे कोऑपरेटिव लोग होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि हम कस्टमर को फुली फैसिलिटेट करें, उनको मैक्सिमम गाइडेंस दें और उनकी कंसाइनमेंट को सक्सेसफुल करें, उसकी पेमेंट को
उस तक मिनिमम टाइम में अरेंज करवाएं ताकि ये और एक्सपोर्ट कर सके, और करेगा तो हमें और बिज़नेस आएगा। क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट को भी और बिज़नेस मिलेगा, उसको और पेमेंटें मिलेंगी, बैंक को भी और मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा। तो ये सब लोग अपने अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बैठे होते हैं और आपको फैसिलिटेट करते हैं फुली। तो किसी जगह पे भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी रजिस्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हर डिपार्टमेंट बैठा है कि जी, मतलब हर डिपार्टमेंट तो अब सिंगल विंडो ऑपरेशन हो चुका है ना, अब तो आप वहाँ पे बैठे ही ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। और फिर भी आप समझें कि भाई मेरा नॉलेज नहीं है इतना, मैं ऑनलाइन कहाँ पे खप खपा करता रहूँगा, तो फिर आप किसी भी कंसल्टेंट को हायर कर लें। जैसे आपको कोई इनकम टैक्स लॉयर मिल जाएगा, कोई सेल टैक्स लॉयर मिल जाएगा, कोई एडवोकेट जो होते हैं जो इस तरह की सर्विसेज देते हैं वो मिल जाएंगे। मार्केट में बहुत लोग हैं ये जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले और इस तरह के, वो कुछ नॉमिनल से चार्जेस लेते हैं और आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद कर देते हैं। ऐसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप इनमें से किसी से कहें, वो सारा फॉर्म फिल करके 2 लोगों के साथ एविडेंस भी डलवा देगा और सब कुछ करके आपके हाथ में एप्लीकेशन रखेगा कि सर ये लें, और जाएँ वहाँ पे चैम्बर में जाके जमा करवा दें। और जाना आपको पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें वो खुद कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं। आपने कुछ भी काम करना है तो आपको प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं, आप उनकी जो फ़ीस है वो पे करें और अपना काम करवा लें। तो ये सबसे आसान तरीका है, और ये वन टाइम होता है। हर वो काम, जैसे मैंने पहले कहा कि जी मुश्किल काम को खुद करें, तो लेकिन वो जो मुश्किल काम मैं आपको कह रहा था खुद करना चाहिए, ये वो काम है जो आप को बार बार आगे करने की ज़रूरत होती है। मतलब आपकी जॉब में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको आगे फिर करनी पड़ेगी, तो उसको बिल्कुल अपने हाथ से खुद पहले करके देख लें कि कैसे होता है, ताकि नेक्स्ट भी आपने किसी से और से करवाना है तो आपको इन्फॉर्मेशन है को इसको इस तरह से होना है, तो मैं इस बंदे को अपने को गाइड कर दूँ। लेकिन वो चीज़ें जो वन टाइम होती हैं और उसके बाद कभी भी आप नहीं करनी, जैसे मैंने अगर लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो अभी तो कुछ सिस्टम बेहतर हो गया। पहले ये होता था कि वो कुछ पैसे दो और वो वहाँ से लाइसेंस जो है बन के खुद ही घर पे आ जाता था, बंदा खुद दे जाता था कि जिस तरह ये ले आपका अपना लाइसेंस आ गया। तो अब ये वन टाइम जॉब है, मुझे एक दफ़ा लाइसेंस मिल गया तो वो शायद 20-25 साल चलता रहता है। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं जाके समझूं कि ये काम कैसे होता है, मैं इसको पूरा समझ लूं। तो इस तरह के काम समझने की ज़रूरत नहीं, मुझे NTN चाहिए तो मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं जाके तो अपने खुद उसको समझने की कोशिश करूँ कि NTN किस तरह से एप्लीकेशन फिल करते हैं, किस तरह से विंडो जमा कराते हैं, कितनी फ़ीस है, क्या है। आसान काम है, वन टाइम मैंने NTN लेना है, मैं 1500 दूंगा और उसको ले लूँगा। तो हर काम जो आपने वन टाइम करना है उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है, मैं स्विच दबाता हूँ यहाँ पे तो बल्ब यहाँ चलता है, फ़ैन कैसे चलता है, एरोप्लेन कैसे चलता है, खला में जहाज़ कैसे उड़ता है, और साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है, मुझे समझने की क्या ज़रूरत है ना। मैंने करना क्या है समझ के तो मैं वो चीज़ें समझूंगा जो मेरी कमाने में मेरे लिए यूज़ हो रही हैं। मतलब मेरे एक दिन के जो टोटल काम है वो कितने हैं कि मैंने जो करने हैं, मैंने खाना पीना है, मैंने इबादत करनी है, मैंने कमाने के लिए कुछ करना है, और चौथा काम जो मैं नहीं बोल सकता। तो अगर मैंने ये 3-4 काम करने हैं तो मुझे इन्हीं कामों के मतलब फोकस करना है कि मैं इनको कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं इबादत कितनी यकसुई से कर सकता हूँ, मैं काम में कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ, मैं खाने पीने में किस तरह से हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड ले सकता हूँ, और बाकी मैं और जो मेरा काम है वो कैसे, मतलब मैं इनके ऊपर फोकस करते हुए अपने
इन्हीं के ऊपर सर्च करूँगा, इन्हीं के ऊपर स्टडी करूँगा, इन्हीं के ऊपर सारा कुछ मेरा 24 घंटे गुजर जाएंगे। तो मुझे नहीं ज़रूरत कि इसके अलावा जो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, एलन मस्क क्या कर रहा है और वो मार्क ज़करबर्ग क्या कर रहा है, मैंने उससे कि फजूल टाइम मैं क्यों ज़ाया करूँ उनके ऊपर। तो ऐसे आप वो जो आपकी कोर जॉब है वो करें, बाकी काम जो है वो आउटसोर्स कर दें, वो पे करें और करवा लें। और आपकी कोर जॉब क्या है? आपकी कोर जॉब है बायर ढूंढना, उनको सैम्पलिंग करवानी और प्रोडक्ट को अप्रूव करवा के सेल करने की कोशिश करना, ये आपका कोर जॉब है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बस यही एक काम है कि आपने इंपोर्ट में आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करके तो उसकी मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना है कि अगर मंगवा लेता हूँ तो लैंडेड कॉस्ट क्या होगी और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना गेन कर सकता हूँ। और एक्सपोर्ट में आपने बायर ढूंढना है और ये देखना है कि मुझे इसमें से प्रॉफिट कितना मिल सकता है। अब एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में तो ये है कि आपने जब भी इंपोर्ट की कोई आइटम सेलेक्ट की है तो आपने उसी प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उस पे बेस कर सकते हैं। मतलब कि मेरी लैंडेड कॉस्ट इतनी है और सेल इतने में होगी तो जो मार्जिन है दरमियान में वो आपका प्रॉफिट है। अब ना तो आप लैंडेड कॉस्ट को कम कर सकते हैं, उसमें जितने अखराजात हैं वो तो होने ही होने हैं, और ना आप सेल की प्राइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि मैं ज़्यादा प्राइस पे सेल कर दूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं। जो मार्केट की प्राइस है उसी पे उसने सेल होना है। तो इट मीन्स कि जो भी दरमियान में प्रॉफिट आता है वो आपका प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट अगर कम है तो आप उस आइटम को छोड़ दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक और आइटम को देखें, उस पर वर्कआउट करें। तो जिस जगह आप समझें कि प्रॉफिट बेहतर है, ये मेरा सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट है, उस आइटम को पकड़ें। तो ये इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक्सपोर्ट में आपका थोड़ा प्रॉफिट है तब भी कर लें, बहुत ज़्यादा है तब भी कर लें, दरमियाना तब भी कर लें। उसकी वजह क्या है कि अब आप सेल कर रहे हैं, आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा तो तब भी आपकी जेब में कुछ तो आ रहा है ना। आपने एक एक्टिविटी की, आपके पास पैसे पड़े थे, आपने एक लो प्रॉफिट के ऊपर भी कि जी थोड़ा सा प्रॉफिट है, आपने चीज़ें बनवाई और भिजवा दी। आपको कस्टमर भी आपके हाथ में रहा कि जी मेरे पास एक कस्टमर है, बेशक प्रॉफिट उसमें कम है लेकिन है तो ना, कुछ तो आ रहा है ना आपको। तो आपकी एक ट्रांजैक्शन हो गई, आप एक्सपोर्टर की लिस्ट में आ गए, आपके पास एक बायर इन हैंड आ गया, उससे रिलेशनशिप हो गई कि जी हमने आपको ये चीज़ भिजवाई थी, फ्यूचर में वो किसी और चीज़ के लिए आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है। तो उसमें आप लो मार्जिन पे भी ट्रांजैक्शन कर लें। इसी लो मार्जिन के होते साथ साथ ही आपको कोई मिडल मार्जिन के साथ, यानी कुछ बेहतर मार्जिन के साथ कोई और बायर मिल जाएगा या वही मिल जाएगा किसी और प्रोडक्ट के लिए, फिर उसको भी ना छोड़ें, उससे भी कर लें। फिर कहीं पे आपका कोई ऐसा लकीली आप कोई ऐसा ऑर्डर अचीव कर लेंगे जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसको भी ना छोड़ें, उसको भी फ़ौरन कैच कर लें कि ये तो मैंने लाजमी करना है, कहीं से कर्जा लेके क्यों ना करूँ। तो जो सेल बिजनेस होता है वहाँ पे प्रॉफिट कुछ भी हो, यानी थोड़ा हो ज़्यादा हो, जिस तरह भी मिल रहा है उसको फ़ौरन कर लें। मतलब मैं सेल करता हूँ तो मैं जो भी आता है मैं कर देता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। मतलब मैं छोड़ूंगा तो इट मीन्स कि मैं वो जो जिसको मैं समझ रहा हूँ कि ये तो थोड़ा सा प्रॉफिट है, इसके लिए मैंने क्या करना है, तो अगर मैं उस थोड़े को छोड़ दूंगा तो फिर वो थोड़ा भी मेरे पास नहीं आया, तो इट मीन्स कि मैं लूज़ कर गया, एक थोड़े प्रॉफिट को भी लूज़ कर गया। अब प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैंने कस्टमर भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, लेकिन मैं सिर्फ मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि जी प्रॉफिट कम है तो मैंने नहीं करना, तो ये फिर मेरी बेवकूफ़ी होगी। तो मैं जहाँ पे कम है उसको भी करूँगा, जहाँ पे बेहतर है उसको भी करूँगा, जहाँ पे बहुत बेहतर है उसको भी करूँगा। तो मैं कस्टमर को नहीं छोड़ूंगा, ना ही प्रॉफिट को छोड़ूंगा। लेकिन जब आप ये एक्सपोर्ट की बात हो रही है या लोकल सेल में अगर आप सेल कर रहे हैं कुछ, तो वहाँ पे आप इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंपोर्ट में जाएंगे, अब आप ख़रीद रहे हैं, तो अब आप इस तरह की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि नहीं यार मेरा बेहतर प्रॉफिट होगा तो मैं लूँगा, वरना मैं इस आइटम के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट
नहीं करूँगा। तो मतलब जो आपका डिज़ायर प्रॉफिट है, अगर आप समझ लें कि इस चीज़ को मैं इंपोर्ट करूँ और इसके ऊपर मुझे 20% प्रॉफिट मिल जाए तो ठीक है, तो 20% मिलेगा तो आप करेंगे। अगर 10% मिलेगा तो आप कहेंगे नहीं यार, इतना 2-3 माह का प्रोसेस है, फिर चीज़ें पड़ी रहेंगी, उनको सेल करने के लिए हेक्टिक है, और फिर इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक हो जानी है, तो प्रॉफिट थोड़ा है, तो ये कोई ऐसा वर्केबल काम नहीं है, तो वहाँ पे आप उसको छोड़ देंगे। तो इंपोर्ट में आप प्रॉफिट जहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन है होगा तो आप इंपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट में आपका प्रॉफिट कुछ भी है आप एक्सपोर्ट कर दें। तो इस तरह से ये मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी सारा डिटेल डिस्कस कर दी है। अब सुलेमान साहब जिन्होंने काफ़ी गुस्से में कमेंट्स लिखे थे, तो मैं नहीं बुरा बनाता, मतलब मेरा मकसद तो है लोगों, अगर किसी की कुछ समझ आती, कुछ बेहतर, मतलब ये नॉलेज है, नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिसको ज़रूरत है वो देख ले, सुन ले, और जो उसको समझ आती है उसको अपने पास रख ले, और जो नहीं समझ आती उसको भी सुन के बस छोड़ दे। हो सकता है वो कुछ टाइम के बाद समझ आ जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और वो फॉर द टाइम बीइंग होके गुजर जाती हैं, फिर अचानक ही किसी मोड़ के ऊपर समझ आता है कि अच्छा वो जो चीज़ थी वो उस वक्त पढ़ी, वो तो ये है। तो फिर वो जब समझ आती है तो फिर वो अगर पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो ही आप उस वक्त फिर उसको आपके जहन में क्लिक होगी। तो जो चीज़ें भी समझ आती हैं ले लें, जो नहीं आती हैं उसको सुन के तो बस छोड़ दें, वो फिर कभी समझ आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी मैंने बोल दिया, उम्मीद है आप इसको समझेंगे। एक और चीज़ समझा देता हूँ जाते हुए कि काम करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूर रखें। एक प्रोडक्ट ऐसे रखें जो आपको बेशक थोड़ा प्रॉफिट दे, लेकिन रोज़ की रोज़ सेल होती रहे। मतलब रोज़ की रोज़ से मुराद है जो कैश सेल हो, रोज़ हो और ज़्यादा हो। जैसे आप कुछ भी जनरल आइटम रख लें, जनरल आइटम की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, उसमें प्रॉफिट कम होता है, और लेकिन उसकी सेल रेगुलर होती रहती है। और उसके साथ एक आइटम ऐसे रखें जो कभी कभार सेल हो, लेकिन आपकी मुंह मांगी कीमत के ऊपर सेल हो, यानी जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब होगा ये कि जो आपके मंथली लिविंग एक्सपेंस है, जो आपका खर्चा है घर का, वो निकलेगा जो जनरल आइटम है, क्योंकि वो तो रोज़ की रोज़ सेल होती है ना। जैसे अगर आप आटा बेचना शुरू कर दें, तो किसी भी जगह पे एक दुकान ले, वहाँ पे आटे की बोरियाँ रख लें, तो आटा रोज़ ही कोई ना कोई बंदा ख़रीदेगा, रोज़ ही आपकी सेल होगी, और उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा होगा, मतलब नॉमिनल सा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है, वो आप